तुम्हें सीमाएं पसंद है, मुझे गीत, इसलिए चाहती हूँ बचे रहे गीत बंजारों के। चाहती हूँ आए खत सरहदों से बेखौफ प्रेमियों के। चाहती हूँ मेरे बाग की बुलबुल गा आए बसंत गीत उनके पतझड़ में, और आए मेरे देश उनकी कोयल लेकर सावन का संदेश। तुम सहेजना चाहते हो रक्तिम लाल रंग, मैं बचा लेना चाहती हूँ प्रेम का गुलाबी रंग। तुम युद्ध चाहते हो, मैं शांति। दरअसल जब हम प्रेम की बात करते हैं तो उसको हमेशा एक लैंगिक स्त्री पुरुष के प्रेम के तौर पे देखा जाता है। प्रेम मनुष्य का पशु पक्षियों से होता है, प्रकृति से होता है, जीवन से होता है, मिट्टी से होता है। जब पूरा देश जल रहा था तभी आजमगढ़ में दंगों का कोई इतिहास नहीं है। मेरे शहर की जो छवि आप लोगों के सामने रखी गई है उससे ठीक उलट एक बहुत ही कौमी एकता वाला, तरक्की पसंद और बहुत ही शांत शहर है जो निरंतर कुछ न कुछ रचता रहता है। एक समय था कि जब भारतीय रसोई स्त्रियों की प्रतिभा की कब्रगाहें हुआ करती थी। उन्हें बस तैयार किया जाता था रोटी बनाने के लिए, एक परिवार को सही। लोग मनोरंजन तो करते हैं लेकिन लवंडा नाच करने वाले जो कलाकार हैं उनके प्रति लवंडा शब्द एक गाली की तरफ प्रयोग करते हैं। हमारा विरोध जो है एक ऐसी चली आ रही रूढ़िगत सामाजिक व्यवस्था से है जिसको कि तोड़ने की ज़रूरत है। स्त्रियां बिल्कुल आंदोलन की तरह राजनीति में, सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, लेखन में, जो है शिक्षक संघ की राजनीति देख लें या जो है देश की राजनीति देख लें, प्रदेश की राजनीति देख लें, सब में मुखर हैं। लेकिन उन स्त्रियों को सबसे ज़्यादा उनकी बुराइयाँ आलोचनात्मक ढंग से स्त्रियाँ ही करती हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ देश की मारूफ और मशहूर साहित्यकार डॉक्टर सोनी पांडे मौजूद हैं जो आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं, आजमगढ़ की रहने वाली हैं। इन्होंने अब तक कुल साहित्य के क्षेत्र में 7 किताबों का लेखन किया है और इनकी हालिया जो प्रकाशित किताब है सुनो कबीर, उसने पाठकों के मन में इस तरह के भाव पैदा किए कि चारों तरफ उस किताब की चर्चा होने लगी। जिस विषय वस्तु को इन्होंने उस किताब में रखा उसकी चर्चा होने लगी और ये भी बात होने लगी कि आखिर एक ग्रामीण अंचल की वो बातें राष्ट्रीय फलक पर किस तरह से दस्तक दे सकती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर सोनी पांडे की किताब सुनो कबीर। मेरे हाथ में है, लेखिका भी मेरे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे और इन्होंने जो अब तक किताबें लिखी हैं, कुछ किताबें मेरे पास मौजूद भी हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर बातचीत का जो हमारा केंद्र बिंदु होगा वो सुनो कबीर ही होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वसीम जी। कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत आभार आपका कि आपने जो है सुनो कबीर का चयन किया आज की वार्ता के लिए। और मेरे लिए बहुत ही सुखद है अपने जनपद के एक मुखर पत्रकार से इस कृति पर बात करते हुए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस चैनल के माध्यम से सुनो कबीर पर बात करते हुए। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जब भी कबीर का जिक्र आता है तो मन में जो छवि उभर कर आती है वो एक ऐसे फक्कड़ संत कहें या मतलब वो आडंबर के खिलाफ रहे। उन्होंने सभी पे कटाक्ष किया, सभी की आलोचना की, सभी के विषय में सुधार की जो गुंजाइशें हो सकती हैं उस पर उन्होंने बातचीत किया। और कहीं ना कहीं इस किताब में भी सुनो कबीर का जिक्र है, कबीर यहाँ भी हैं। तो क्या है इस किताब का मर्म, क्या है, ख़ास क्या है इस किताब में? किताब का जो अंत होता है वहाँ पे नायक को आवाज़ देते हुए कहती है सुनो कबीर। दरअसल ये किताब यहाँ ख़त्म होती है और यहाँ से वो जो मैं कहना चाहती हूँ उसकी यात्रा शुरू होती है। कबीर कभी मरते नहीं, क्योंकि कबीर व्यक्ति है ही नहीं, कबीर तो विचारधारा है। जी। और कबीर जैसे जो संत हैं वो हर युग में हुए, जिन्होंने मानवता को, मनुष्यता को, जब भी मनुष्यता पटरी से उतरी तब एक कबीर हमारे बीच आए। तो वर्तमान अलग अलग रूप में कबीर आए। तो कबीर को मैं कभी भी एक भक्तिकालीन जो है संत निर्गुण धारा के एक संत के तौर पे नहीं देखती, मैं एक विचारधारा के तौर पे देखती हूँ। कबीर पंथ एक मुकम्मल विचारधारा है जो हमेशा मनुष्यता के पक्ष में मुखर होकर के खड़ी होती है। बिल्कुल सही। तो ये उपन्यास जो है उसका शीर्षक सुनो, दरअसल मेरे दिमाग में सबसे पहले किसी भी कृति का शीर्षक आता है और कहानियाँ जो है उस शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती चली जाती हैं। लेकिन इसके साथ मेरा बड़ा ही उल्टा हुआ
इस कृति को लिखते हुए। दरअसल मैं बहुत कुछ लिख रही थी अपने जनपद के बारे में। ये जो शहर है, ये जो आजमगढ़ की सरजमी है, ये खूब उर्वर है और हर लेखक को खूब खाद पानी देती है। तो इस शहर ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ दी। और जहाँ मैं काम कर रही थी सठिया ब्लॉक में, कस्तूरबा में, आते जाते मुझे खूब ढेर सारी कहानियाँ मिल रही थी जो मैं लगातार लिख रही थी। और इन कहानियों को पढ़ने वाली पहली पाठक मेरी 2 शिक्षिका मित्र थीं कस्तूरबा में, कंचन यादव और मंजुलता प्रजापति। ये लोग निरंतर पढ़ रही थी। तो फिर मंजू मैम ने कहा कि मैम, ये तो औपन्यासिक जो है एक यात्रा बन रही है इन कहानियों की। ये दरअसल कहानियाँ नहीं है, ये तो उपन्यास है। अब आप इनको एक जगह संबल करके इन सारी कहानियों को और औपन्यासिक रूप दीजिए। मैं लेके बैठी और मैंने पाया कि उनकी जो दृष्टि थी वो वास्तव में मुझे प्रेरित कर रही थी कि मैं इसको एक औपन्यासिक कृति में बदल दूं। जी। मेरा प्रयोग है, कितना सफल है कितना असफल है ये तो समय बताएगा, आलोचक बताएंगे, पाठक बताएंगे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि इस तरह से। प्रतिक्रिया पहुंची वो क्या थी? प्रतिक्रियाएं अभी तक बहुत ही सुखद मिली, लेकिन एक प्रतिक्रिया ने मुझे बहुत चौंकाया। सुधांशु गुप्ता जी बड़े ही मजे हुए आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, वयोवृद्ध आलोचक हैं, वरिष्ठ आलोचक हैं, वयोवृद्ध नहीं वरिष्ठ आलोचक हैं। उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला सवाल मुझसे किया, उन्होंने कहा कि आपने केंद्र में सांप्रदायिकता को रखा, सामाजिक जो है विघटन को रखा, समय को रखा, लेकिन इसमें कहीं दंगा तो है ही नहीं। तो मैंने कहा कि सर, केंद्र में तो एक शहर है आजमगढ़, आप उसमें दंगे क्यों तलाश रहे हैं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सांप्रदायिकता की बात करें और दंगे ना हो। मैंने कहा सर, आजमगढ़ का इतिहास खंगाल लीजिए, उसका गजेटियर खंगाल लीजिए, उसके दस्तावेज खंगाल लीजिए। जब पूरा देश जल रहा था तभी आजमगढ़ में दंगों का कोई इतिहास नहीं है। मेरे शहर की जो छवि आप लोगों के सामने रखी गई है उससे ठीक उलट एक बहुत ही कौमी एकता वाला, तरक्की पसंद और बहुत ही शांत शहर है जो निरंतर कुछ न कुछ रचता रहता है। और इसके कारण तमाम लोग आकर्षित होते हैं और उस शहर की ओर मूव करते, चाहे राजनीतिक हों, चाहे संस्कृति कर्मी हों, चाहे इतिहासकार हों, चाहे कलाकार हों, सब एक बार हमारे शहर को देखना ज़रूर चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो वो बहुत चौंके थे इस बात से कि यहाँ कोई दंगा अभी तक नहीं हुआ है। आपकी इस पुस्तक में मैंने देखा, जहाँ तक मैंने पढ़ा, अभी तक ख़त्म तो नहीं कर पाया मैं, और जहाँ तक मैंने देखा एक केंद्र बिंदु में उसमें मास्टर उस्मान साहब का जिक्र बार बार आता है। और एक कहानी में जो लड़के नाच में हिस्सा लेते हैं, आखिर में वो प्रसंग आता है जब दोनों गले मिल के रोते हैं अपनी पत्नी के विदाई में। वो परचून की छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति फूट फूट कर रोता है और मास्टर उस्मान साहब कहते हैं, तू तो कबीर हो गया रे। क्या है वो कहानी? दरअसल देखिए, इस उस्मान का जो चरित्र है, अपने शहर के बड़े ही एक फक्कड़ रंगकर्मी हैं, अभिषेक पंडित। तो जब भी मैं अभिषेक को देखती हूँ तो उस्मान का चरित्र जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ उन तक जाता है, उसकी यात्रा उन तक जाती है। हालांकि अभी मैं अभिषेक एक बहुत ही गूढ़ चरित्र है। अगर मैं एक व्यक्ति के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, अगर पात्र को के तौर पे अभिषेक को देखना चाहूँ तो वो एक ऐसा अनसुलझा व्यक्तित्व है जिसको सुलझाने की प्रक्रिया में उसको मुझे बहुत ज़्यादा वॉच करना पड़ेगा। अभिषेक के साथ मुझे कम से कम उनकी कई थिएटर वर्कशॉप को अटेंड करना पड़ेगा, तब मैं उनके चरित्र को पकड़ पाऊंगी। लेकिन जितना मैं मिली उनसे, वो फक्कड़पन जो था उस्मान का, वो जो एक दीवानगी है रंगकर्म को लेकर के, जो एक निरंतर उसमें बहुत बेहतर करने की, युवाओं को जोड़ने की जो उनकी कोशिश है, वो कुछ मैंने वहीं से लिया था। दूसरा चीज़, फेकू जो है, मैं हमेशा बचपन से ये महसूस करती थी कि हमारे घरों में जब शादी ब्याह के अवसरों पे जो लवंडा नाच होता है, तो मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि जब लौंडे नाचते हैं तो बहुत सारे पुरुष जो है उसको घेर करके और अजीब तरह की हरकतें, अमानवीय हरकतें करते हैं। तो मैं जब लेखन के क्षेत्र में आई तो मैंने कोशिश की इस चरित्र को समझने की। फिर सठिया ब्लॉक में मेरे लिए ये एक मुश्किल टास्क था कि मैं कैसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचूं। तो मेरी मदद की कुछ स्थानीय मेरी छात्राओं ने, और उन्होंने बताया कि हमारे टोले में एक लोग हैं जो नाच करते हैं। तो मैं फिर गई उनसे मिलने के लिए। हालांकि उन्होंने मना किया है कि मैम आप मेरा नाम कहीं मत लीजिएगा, और मैं निरंतर कई महीनों तक उनसे संवाद करती रही।
जो है कई बार मैं उनका नृत्य देखने गई और फिर मैंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया कि एक जो पुरुष है जब वो स्त्री देह या स्त्री रूप धारण करके नाचता है तो उसकी समझ क्या बनती है नृत्य को लेकर के, उसकी उलझनें क्या होती हैं, उसके मानसिक द्वंद्व क्या होते हैं। तो फेकू एक ऐसा चरित्र है जिसे जो कलाकार है जी, आप उसको एक व्यवसाय के तौर पे देखेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक पुरुष का स्त्री रूप में नृत्य करना, नाचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तुरंत मैं कहूँ कि लोग मनोरंजन तो करते हैं लेकिन लवंडा नाच करने वाले जो कलाकार हैं उनके प्रति लवंडा शब्द एक गाली की तरफ प्रयोग करते हैं जी। तो एक ऐसा जो है एक ऐसी लोक कला, मैं इसे लोक कला कहती हूँ, कि जिसको ले करके लोगों में बहुत अच्छी अवधारणा, बहुत स्वस्थ अवधारणा नहीं है। उस चरित्र के प्रति भी मेरी कोशिश थी कि एक न्यायपूर्ण मैं विश्लेषण कर सकूं, मैं उसके बारे में कुछ लिख सकूं। तो मैंने कुछ समझा, कुछ कोशिश किया और मैंने फेकू का चरित्र वहाँ से आता है। तो ये जो उपन्यास है वसीम भाई, मैं आपको बताऊँ कि इसके सारे चरित्र जो हैं वो सठियाओं से लेके सिधारी तक की यात्रा के पात्र हैं और वो सारे पात्र इसी शहर के जिंदा पात्र हैं। अंततः मैं इस मोह को नहीं छोड़ पाई, इन पात्रों के मोह को। तो आप देखेंगे कि मैंने अभिषेक, राघवेंद्र और सुनील दत्ता, जिनको कि लोग कबीर कहते हैं, हाँ, मैंने उनका जिक्र भी किया। वो जो वो पान और चाय का ठिया है रैदोपुर का, मैंने उसका जिक्र किया, क्योंकि इस शहर को मैं जितना जान पाई कि कितना आजमगढ़ है, कहाँ कहाँ पे जो है रचनात्मक है, उसकी मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ दर्ज करूँ। हालांकि बहुत कुछ अभी कहने को बाकी है, शायद मैं इसमें कुछ मोटे तौर पे कहें कि कहानीकार ने अपने साथ चल रहे आसपास के है ना सजीव चित्रणों को भी उसमें समाहित कर लिया। फेकू का किरदार जो है वो बड़ा स्त्रीत्व को धारण करने वाला किरदार था। उसमें उनकी जो पत्नी होती हैं, कई बच्चे पैदा होने के बाद भी उनको ये एहसास होता है कि हमारे पति को, या उनके पति को फेकू को एहसास होता है कि मेरे अंदर स्त्रीत्व का भाव है, मैं उस तरह से इनके साथ चीज़ों को नहीं कह पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ जैसा एक पुरुष करता है, और जिसकी वजह से उनका खिंचाव दूसरे पुरुष की तरफ हो जाता है। वो चली भी जाती हैं छोड़ करके, जिसकी वजह से फेकू जार जार रोते हैं। हालांकि अपने परिवार को पालने और जो जीवन से द्वंद्व होता है उसमें फेकू पूरी तरह से अपने आप को खपा करके चाहते थे चीज़ों को सही तरीके से चले, लेकिन उनका साथ छूट जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? सारी चीज़ें हमारी इसी दुनिया की चीज़ें हैं, सारे द्वंद्व, और ये जो उनकी पत्नी है, पत्नी का भी जो द्वंद्व है वो बहुत ही सकारात्मक द्वंद्व है। एक स्त्री के सामने ये मुश्किलें आती हैं लेकिन अंततः वो लौटती है, क्योंकि फेकू मनुष्य है और मनुष्यता जहाँ भी बची रहेगी अच्छाइयाँ वहाँ तक लौट के आएंगी। तो एक उपेक्षा, एक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, एक मानवीय दुर्बलताएं सब में होती हैं, हम सब में होती हैं। तो फेकू की पत्नी एक कमज़ोर पड़ती है, लेकिन अंत में उसे एहसास हो जाता है कि मैं गलत हूँ, मुझे उसके पास लौटना है, और फेकू पुनः उसका स्वागत करता है। मैंने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी, बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी प्रेमचंद की, मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा है। उसमें जो नायिका है वो विवाह किसी और का शिशु उसके गर्भ में है। तो पुरुष से ग्रामीण लोग कहते हैं कि मतलब तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो इसको। प्रेमचंद उस ज़माने में लिख रहे हैं, आज़ादी के पहले। प्रेमचंद पात्र से कहलाते हैं कि ठीक है कि बीज किसी ने बोया, क्या मैं अपनी तैयार फसल को आग लगा दूं। मैं बहुत मतलब मेरे रोए खड़े हो गए थे इसको पढ़ते हुए कि प्रेमचंद कितना साहस करते हैं उस दौर में कहने का। शायद अपनी परंपरा से ये सब कुछ मैंने ग्रहण किया, और जो ये सामाजिक यथार्थ है, ये जो द्वंद्व है, वो जो विकास की और बाजार का जो प्रभाव है, वो किस तरह हमारी घरों में प्रवेश कर रहा है, उसको देखने की एक कोशिश थी। और मैं कितनी सफल हुई हूँ ये तो आप लोग बताएंगे। अब तक 7 किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं। यशपाल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और एक लेखिका के तौर पे आप क्या सोचती हैं? जैसे होता है ना कि पुरुषवादी सोच होती है, वो महिलाओं को, जब महिलाएं किसी दीवार को दरकाने की कोशिश करती हैं तो उसमें और ज़्यादा एसीसी का सीमेंट यूज़ करके उसको और मजबूत किया जाता है, ताकि महिलाएं इस दीवार को तोड़ करके आगे का संसार ना देख पाएँ, दुनिया ना देख पाएँ।
तो उसमें एक स्त्री होने के तौर पे आप जो जद्दोजहद करती हैं वो किस तरह की होती है, क्या सोचती हैं आप? देखिए, समय बहुत बदल गया है और पितृसत्ता जो है, जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो पितृसत्ता का मतलब किसी पुरुष का वर्चस्व नहीं है। पहले तो ये समझने की, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पितृसत्ता का, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसको पुटअप ऐसे ही किया जाता है कि वो पुरुष से ही संबंधित। हाँ बिल्कुल, लेकिन पितृसत्ता को सबसे ज़्यादा पोषित स्त्रियों ने किया है। अच्छा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हजारों हजारों साल में तैयार किया गया, इस पिलर को, और इसको खाद पानी और पोषण हमेशा निरंतर, जैसे सत्ताएं अपने लिए गुलाम तैयार करती हैं, मानसिक गुलाम, तो पितृसत्ता ने अपने लिए एक गुलाम कौम तैयार कर ली स्त्रियों को। तो स्त्रियों की जो विकास यात्रा है उसमें न केवल पुरुष अवरोध हैं बल्कि स्त्रियां भी अवरोध हैं। आप पाएंगे कि अगर स्थानीय तौर पे ही देखें, खूब काम हो रहा है। आजमगढ़ इस समय सबसे स्पंदित शहर है। स्त्रियां बिल्कुल आंदोलन की तरह राजनीति में, सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, लेखन में, जो है शिक्षक संघ की राजनीति देख लें या जो है देश की राजनीति देख लें, प्रदेश की राजनीति देख लें, सब में मुखर हैं। लेकिन उन स्त्रियों को सबसे ज़्यादा उनकी बुराइयाँ आलोचनात्मक ढंग से स्त्रियां ही करती हैं, आप ये पाएंगे। तो पितृसत्ता का कहने का, जब भी हम पितृसत्ता की बात करती हैं तो उसे एक पुरुष का विरोध मान लिया जाता है। ये किसी पुरुष का विरोध नहीं है, ये एक विचारधारा का प्रयोग है, विरोध है, निरंतर ये विरोध है। भाई पुरुष तो आज मैं मुझसे बात एक पुरुष कर रहा है, मुझे जो है सबसे ज़्यादा सहयोग क्या मेरे पति ने किया, मेरा बेटा करता है। आज मेरा सबसे अच्छा अगर दोस्त और सबसे ज़्यादा मुझे समझने वाला कोई है तो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे परिवार के मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मेरा परिवार है, मेरे ससुर जी रहे, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे ससुर जी रहे, मेरे जेठ हैं, मेरे पति हैं, ये सारे लोगों ने मुझे समर्थन दिया, तब मैं यहाँ पे आकर के मैं खड़ी हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा विरोध पुरुषों से है। हमारा विरोध जो है एक ऐसी चली आ रही रूढ़िगत सामाजिक व्यवस्था से है जिसको कि तोड़ने की ज़रूरत है। समानता की हम बात करते हैं, हमें इक्वलिटी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि पितृसत्ता के बरक्स मातृसत्ता खड़ी हो जाए, फिर बुराइयां प्रवेश कर जाएंगी। हमें एक समाज चाहिए, समतामूलक समाज चाहिए, जहाँ पे कि स्त्री और पुरुष मित्रवत भाव से एक दूसरे को सहयोग कर सकें और समझ सकें। इसकी कोशिश लगातार स्त्रियाँ कर रही हैं। ये अलग बात है, आपको जान के बहुत ये सुखद है मेरे लिए कि मैं देखती हूँ कि ये जो वर्तमान का हमारा समय है वो स्त्री लेखन का एक ऐसा दौर है, एक ऐसा उफान है, एक ऐसा सैलाब है कि समझिए कि बस कुछ थोड़ा सा बस और बचा है कि जो बांध बनी थी ना पितृसत्ता की, वो भरभरा के गिर जाएगी, वो गिरने वाली है। और वो मुहिम की तरह ये काम चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे स्त्रियां लिख रही हैं, प्रत्येक विधाओं में लिख रही हैं, संपादन कर रही हैं। गोष्ठ आप अपने शहर में देखिए, मनीषा मिश्रा जी को देखिए, साहित्यिक संस्था, मुझे तो लगता है सबसे अच्छा काम वो कर रही हैं। साहित्य अनुरागी में साहित्य के क्षेत्र में इस समय सबसे अच्छा काम करिए, सबसे खूबसूरत आयोजन उनके होते हैं। ममता पंडित को देखिए, नाट्यकर्म में इस छोटी सी जगह से ममता पंडित ने राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान बनाई है। संतोष सिंह जी को देखिए, साज फाउंडेशन से, ऐसे भी और भी बहुत सारे लोग उनके पीछे। लीना मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान चित्रकला में बनाई। तो स्त्रियां जो हैं अब तैयार हैं अपने आप को प्रूव करने की। एक समय था कि जब भारतीय रसोई स्त्रियों की प्रतिभा की कब्रगाहें हुआ करती थी, उन्हें बस तैयार किया जाता था रोटी बनाने के लिए, एक परिवार को सहेजने के लिए। लेकिन स्त्रियों ने खुद को प्रूव किया कि वो घर भी चला सकती हैं, वो देश भी चला सकती। शुरू से ही उनकी मनोदशा इस तरह से बना दी गई कि कितना भी पढ़ लिख लो, करना तो तुम्हें किचन में रोटियां ही हैं। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भारतीय रसोई जो है स्त्रियों की प्रतिभा की कब्रगाहें हैं। और शायद यही कारण है कि वर्तमान की जो पीढ़ी आ रही है वो सबसे ज़्यादा कैरियर कॉन्शियस हो रही है। लड़कियां अब ना करना सीख रही हैं, नकारना सीख रही हैं। और पहले जो जिन घरों में पेरेंट्स जो हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, जो माता पिता हैं, अब बेटियों को भी इक्वलिटी के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं और उनको भी अपने जीवन के फैसले लेने की जो है सहूलियतें दे रहे हैं। हालांकि अभी भी लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि केवल कुछ लोगों से ये हमारा समाज नहीं बदलेगा जब तक कि हाशिए का समाज नहीं बदलेगा।
जब तक कि हमारा लेखन जो है, हमारी बातें जो हैं वो अंतिम स्त्री तक नहीं पहुंचेगी, और वो अंतिम स्त्री हंसिया लहरा के कहना नहीं सीखेगी। जो खेतों में काम कर रही हैं, जो मजदूरी कर रही हैं, जो मनरेगा में काम कर रही हैं, जो आंगनबाड़ी में शिक्षा मित्र हैं, जो घरेलू स्त्रियां हैं, घरेलू स्त्रियां भी समझिए कि अगर एक विदेशी लेखिका ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी उस दिन पकड़ी जाएगी जिस दिन स्त्रियों के श्रम का हिसाब लिया जाएगा। स्त्रियों के श्रम का कोई हिसाब नहीं है। वो आपके घर को घर बनाती हैं, वो आपकी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती बड़ी हैं। बात है। बिल्कुल, वो आप मकान बनाते हैं, उस मकान को एक स्त्री घर बनाती है। आपके बच्चों को परवरिश देती है, उनको पालती पोसती है, आपके माता पिता को देखती है, आपके रिश्तेदारों को देखती है। एक स्त्री एक साथ जो है मल्टीटास्किंग रोल में होती है, बावजूद उसको वो इज्जत नहीं मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए। अरे तुम औरत हो, तुमको क्या समझ है। तो थोड़ी सी जो ये घरेलू स्त्रियां हमारी हैं ना, जिनको हम हाउसवाइफ कहते हैं, एक मैं कविता सालू शुक्ला जी की एक कविता में पढ़ रही थी, जिसमें बड़ी खूबसूरत कविता सालू शुक्ला जी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम हाउसवाइफ औरतें, हमारे हिस्से कोई EL CL मेडिकल नहीं होता है। सोचिए, वो प्रतिदिन काम करती हैं लेकिन उनके हिस्से कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए मैं देखती हूँ कि जहाँ पे बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है, उन घरों में रविवार के दिन यदि कामकाजी स्त्री है तो उस दिन परिवार के लोग कहते हैं आज आपकी छुट्टी है, आज हम खाना बनाएंगे। एक बहुत ही संतुलित सा नियम बनता है। जी जी जी। और अक्सर मुझसे मेरा बेटा भी कहता है, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि किसी दिन अच्छा रहने दो, तुम कुछ लिख रही हो लिख लो, हम कुछ बना ले रहे हैं। तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम लिख रहे, मतलब मैंने अपने परिवार में ये समझ विकसित की कि स्त्रियां जो हैं जब वो कर रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, तो उनका लिखना पढ़ना किसी समाज को नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज को मजबूत करने की, समाज को अपनी समझ बढ़ाने की एक प्रक्रिया के तहत कोशिश कर रही हैं। घर तोड़ना कभी भी स्त्रीवादी लेखन का उद्देश्य नहीं है, ना ही परिवार व्यवस्था को तोड़ना उनका उद्देश्य है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझसे उषा किरण खान जी ने कहा, वसीम भाई, कि सोनी, जिन जगहों से तुम लोग आ रहे हो बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, बहुत सकरी गलियाँ हैं, वहाँ से मुख्य धारा की सड़क तक आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रोड़े हैं, सड़क पे बहुत कुछ सुना, बहुत बात है ना, मुख्य सड़क मतलब मैं आपको बता रही वसीम भाई, मैं आज अपने घर के बरामदे में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचने में मुझे 26 साल लगे हैं। आज शायद 5 साल 7 साल पहले आप मुझसे मिलते तो मैं यहाँ बैठ के आपसे बात नहीं कर पाती, लेकिन अपनी कलम से, अपने लेखन से मैंने ये सहूलियत हासिल की। मेरे लिए यहाँ से गली से बाहर निकल के सड़क तक जाना इतना आसान नहीं था। वहाँ पे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। हमारे घर के पुरुषों को भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, अरे इनके घर में तो औरतें ये लिख रही हैं तो वो लिख रही हैं। मेरे हस्बैंड से लोग कहते हैं, अरे भाभी का लिख के ली, कविता लिख के ली। तो कविता लिखने वाली स्त्री जो है वो मंचों पे गाने वाली, मंचों पे कविता सुनाने वाली, प्रहसन करने वाली स्त्रियाँ हैं। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि अब हम लोगों का नाम एक लेखक के तौर पे धीरे धीरे हमारा शहर भी स्वीकार रहा है। चलिए, मेरे हाथ में आपकी एक और किताब आई है, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए, यशपाल पुरस्कार के बारे में मैंने बता दिया कि मिला था आपको, लेकिन वो किस कहानी के लिए मिला था, किस किताब के लिए मिला था, वो बता दें। और उसके साथ साथ अगर अन्य भी पुरस्कार मिले हैं तो उस पर भी चर्चा हो। देखिए, पुरस्कारों पे और इन सब चीज़ों पे बात करना बड़ा अजीब लगता है मुझे। एक लेखक का ये हासिल ही नहीं है। सूर कबीर, तुलसी कबीर को कौन से पुरस्कार मिले? मैंने इसलिए पूछ लिया कि अगर एक कथाकार के आसपास की चीज़ें अगर चलते हुए उसकी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं, ये मेरे शहर का सम्मान है, मेरे जनपद का सम्मान है, मेरी मिट्टी का सम्मान है। मेरी पहली कहानी जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुई थी, बलमा जी का स्टूडियो। सुनने में थोड़ा सा रोमांटिक सा शीर्षक लग सकता है आपको, बड़ा यूनिक सा। हाँ, नहीं, ममता कालिया जी ने कहा, ममता कालिया जी जगह जगह कहती हैं कि सदी का सबसे आकर्षक शीर्षक है कहानी का। ये पूरी 100 साल में इतना आकर्षक शीर्षक कोई नहीं कहानी का है। तो बलमा जी के स्टूडियो की कहानी के पीछे की भी एक कहानी है। मैंने इस कहानी को हंस में भेजा छपने के लिए 2016 में। अच्छा। 2016 में जब मैंने भेजा तो संजय साहा जी ने इसे स्वीकृत किया, लेकिन संजय जी की कश्मकश ये थी
कि उनका कहना था कि हम हिंदी भाषी समुदाय के लिए अपनी पत्रिका तैयार करते हैं, हिंदी भाषी लोगों के लिए तैयार करते हैं, आप इसमें से भोजपुरी के शब्दों को बदल दीजिए। हंस में कहानी का स्वीकृत होना और उसमें छपना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कई बार कहानी लेके बैठी और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भोजपुरी के शब्दों को हटा दूं। अंततः मैं नाकाम रही। मुझे जब लगा कि मेरी कहानी मर जाएगी, ठीक उसी समय मैत्रेयी पुष्पा जी ने इंद्रप्रस्थ भारती की वार्षिकी की सूचना फेसबुक पे लिखी। उन दिनों वो हिंदी एकेडमी दिल्ली की जो है उपाध्यक्षा हुआ करती थी। मैंने कहानी डरते डरते उन्हें मेल कर दी। 3 दिन बाद मैत्रेयी जी ने अपनी फेसबुक वॉल से एक सूचना साझा की कि हिंदी में 2 कहानियाँ मुझे बड़ी ही मौलिक और बहुत ही अच्छी मिली, कर्तव्य वायस और बलमा जी का स्टूडियो। मैं इन दोनों लेखिकाओं को नहीं जानती, किसनी वाली शर्मा और सोनी पांडे कौन है, लेकिन ये दोनों बहुत ही अच्छा लिख रही हैं और हिंदी कहानी में मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और ये कहानी इंद्रप्रस्थ भारती में छपी। मैत्रेयी जी ने श्री राम सेंटर में इसका मंचन कराया हिंदी अकादमी की तरफ से। श्रेष्ठ 18 उनके संपादन में जो कहानियों की किताब आई, उसमें पहली कहानी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि इतने वरिष्ठों के बीच में पहली कहानी जो उन्होंने मेरी कहानी को रखा। तो इस तरह से जो है बलमा जी का स्टूडियो कहानी छपी। फिर मेरे पास 10-12 कहानियाँ हो गई। रश्मि प्रकाशन शुरू किया था कवि हरि प्रकाश उपाध्याय जी ने, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सोनी जी अगर आपकी इतनी कहानियाँ हो गई हो तो मुझे संग्रह दे दीजिए। मैंने उनको भेज दी अपनी कहानियाँ, संग्रह प्रकाशित हुई रश्मि प्रकाशन से 2017 में। और 2018 का यशपाल कथा सम्मान जो है इसको मिला। और इसके बाद जो है, क्योंकि किसी भी लेखक को लोग तब जानते हैं जब कुछ पुरस्कार सम्मान मिल जाता है जी। तो इस शहर के लोगों ने मुझे तब जाना जब मुझे यशपाल मिला, यशपाल की घोषणा हुई। और बड़े ही रोचक रोचक प्रसंग हैं उसके मेरे पास। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे कहा कि आपके शहर का हर दूसरा आदमी शायर है, गज़लकार है, कवि है, लेकिन आपकी चर्चा किसने शहर में की ही नहीं। मैं बहुत अचंभित हूँ कि एक लेखक पुरस्कृत होता है, उसके इतने सारे पुरस्कार कहानियाँ हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की, करवाई सोशल मीडिया पे, और आप इतना कुछ लिख रही हैं और आपके शहर में कोई नहीं जानता है और आप कभी मिलने भी नहीं आई। मैंने कहा सर संतन को कहाँ सीकरी से काम, हम प्रशासनिक कमरे में जाके क्या करेंगे। लेखक हैं, लिख रहे हैं, यही हमारा हासिल है। और हम तो उस जनपद के व्यक्ति हैं जहाँ कैफ़ी आज़मी है, जहाँ राहुल सांकृत्यायन है, जहाँ अल्लामा शिबली नोमानी है, जहाँ गुरबख्श सिंह भक्त हैं, जहाँ पे आपके आचार्य चंद्रबली पांडे हैं, जहाँ हरिऔध हैं। ऐसी जगह से जहाँ इतने बड़े बड़े स्तंभ जो हैं हिंदी को मिले हैं, वहाँ अभी हमने लिखा ही क्या है कि हम बड़ी मुखरता से कहें कि हाँ हमने बहुत कुछ लिख लिया। सोनी जी, बीच में रोकते हुए आपको, क्योंकि प्रश्न बड़ा वाजिब है। जो जितने सारे स्तंभों का नाम लिए, ये सारे, मैं तो कहूँगा ये सारे लोग अपने आप में अलग अलग स्तंभ हैं जिन्होंने समाज को ही नहीं पूरे विश्व को, मतलब भारतीय समाज को नहीं पूरे विश्व के समाज को प्रेरित किया, अपनी तरफ देखने के लिए आकर्षित किया। ये जो बीच में खालीपन आ गया, जैसे आपने गुरु भक्त सिंह भक्त की बात की, अल्लामा शिबली नोमानी की बात की, आचार्य चंद्रबली पांडे की बात की आपने, जो तमाम हमारे पुरोधा रहे हैं साहित्य जगत के, उनके बाद फिर नई पौध में आप लोग हैं। अगर पुरानों में मैं बात करूं तो हमारे जगदीश प्रसाद बनवाल कुंज जी भी हैं, और फिर उसके बाद बड़ा खालीपन सा आ गया है। फिर उसके बाद नई पौध में आप लोग। खालीपन वसीम जी, कोई खालीपन नहीं आया है। गुरबख्श सिंह भक्त के बाद मलयज की परंपरा थी। मलयज प्रतिष्ठित कवि और कथाकार थे यहीं जीयनपुर के पास के। विभूति नारायण राय जी हैं, उनका लेखन समृद्ध लेखन है। और वर्तमान पीढ़ी में आप शहर की बात छोड़ दीजिए, आजमगढ़ के जो युवा बाहर लिख रहे हैं, अभी देवेश हैं, देवेश की पुद्दन कथा मेट्रोनामा धूम मचाए हुए है। अच्छा। मृत्युंजय हैं, मृत्युंजय बहुत ही समर्थ कवि और आलोचक हैं। हेमंत जी यहीं अतरौलिया जैसे जगह से, छोटे से कस्बाई जगह पे रह के हेमंत का जो है रज्जब अली उनका कहानी संग्रह आया, और हेमंत स्थापित हिंदी के कथाकार हैं। ये शहर उनको, उनकी चर्चा ना करे, ऐसा भले ना करे, लेकिन हेमंत एक बड़े कथाकार हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय फलक पे हेमंत का लेखन है, देवेश का लेखन है, मृत्युंजय का लेखन है, आलोचना में रामायण राम जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो राष्ट्रीय फलक पे, मैं एक IPS है, मैं उनका नाम मिस कर रही हूँ, उनकी कई किताबें, गगन है, उसने पेरियार, जिन्होंने नक्सलवाद लिखा,
हाँ, ये डॉक्टर आरपी सिंह हैं जिनकी किताब नक्सलवाद पे आई और उनको भाषा पुरस्कार भी मिला। और जो है हरिशंकर राठी जी हैं, बहुत सारे नाम हैं। यानी कि साहित्यकारों की तरफ से, लेखकों की तरफ से कोई शून्यता नहीं थी। नहीं, शून्यता तो कभी नहीं थी। हम दर्ज नहीं कर रहे थे, हम वहाँ तक पहुँच नहीं रहे थे। दरअसल साहित्य की जो स्थानीय धारा होती है ठीक उसकी बरक्स एक राष्ट्रीय धारा भी बह रही होती है। और इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था, बहुत कोशिशें हो रही थी। इस पर बहुत ही आधिकारिक तौर पे, प्रामाणिक तौर पे यदि कोई बात कर सकता है तो जगदीश प्रसाद बनवाल कुंद जी कर सकते हैं। अद्भुत अध्येता हैं और इस जनपद के लिए फ़ख्र की बात है कि उनके जैसा एक समालोचक हमारे पास है, एक संग्रहकर्ता हमारे पास है, जो सूचनाओं को, साहित्यिक सूचनाओं का जखीरा किसी के पास है तो कुंद जी के पास है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा नहीं, शून्यता कभी नहीं थी। आपकी एक और किताब है मेरे हाथ में, मित्रा कब मिलोगे। इसमें जो टाइटल है अंदर, जो क्रमवार लिखा है, इसमें दो ऐसे हैं जो अब लौटने से क्या हासिल और लिखना मेरे ज़िंदा होने की गवाही। ये तो मेरी भूमिका है, लिखना मेरे ज़िंदा होने की गवाही है। दरअसल बहुत अगर इस तरह की मतलब अपने पीछे या अपने बारे में मैं बात करने लगूं तो पीछे जाना बड़ा ही त्रासद और बड़ा यातनापूर्ण यातनाओं की एक यात्रा है। क्योंकि हम इस 4 बेटियों वाले घर में एक तीसरे नंबर की बेटी का पैदा होना, उस पर से उसका सांवले रंग का पैदा होना, तो एक बहुत सारी 9 बेटियों वाले परिवार में 7वीं बेटी का पैदा होना, तो एक बहुत वो है। तो लिख करके मैंने अपने वजूद को दर्ज किया। कलम ने मेरे वजूद को सबसे ज़्यादा जो है ताकत दी और मुझे वो सब कुछ कहने की सहूलियत दी जिसे मैं कहना चाहती थी। लौटने से क्या हासिल। अब लौटने से क्या हासिल, मित्रा कब मिलोगे, सच्ची कविता झूठी कविता, 3 लंबी कहानियाँ हैं इस संग्रह में, जिनको कि कुछ लोगों ने लघु उपन्यासिकाएँ भी कहीं, क्योंकि वो 12 से 15 हज़ार शब्दों की कहानियाँ हैं। मैं तो उन्हें लंबी कहानियाँ ही मानती, लेकिन बहुत सारे लोग उसे लघु उपन्यास भी मानते हैं। तो ये मेरी 3 लंबी कहानियाँ हैं जो आजकल में छपी थी, हंस में छपी थी, और एक जो है राकेश प्रदीप बिहारी जी की पत्रिका निकट में छपी थी। तो ये 3 लंबी कहानियाँ थी और ये तीनों भी मुझे लगता है कि कहानियों से लंबी कहानियों से उपन्यास की तरफ आगे बढ़ने की मेरी यात्रा है। एक और किताब है आखिरी प्रेम पत्र जी। इसका क्या मूल क्या है। दरअसल जब हम प्रेम की बात करते हैं तो उसको हमेशा एक लैंगिक स्त्री पुरुष के प्रेम के तौर पे देखा जाता है। प्रेम मनुष्य का पशु पक्षियों से होता है, प्रकृति से होता है, जीवन से होता है, मिट्टी से होता है। एक जो अनुराग है मनुष्य को जिंदा रहने की जो सबसे ज़्यादा सहूलियत देता है, वो उसके अंदर एक रागात्मक जो भाव है उससे। तो चीज़ें जगह जगह खत्म हो रही हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है, मनुष्य के बीच का जो अंतर संबंध है वो खत्म हो रहा है। ये जो दौर है, हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे हम 2 फ्लोर आपके घर में है तो हम मोबाइल पे मैसेज करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, संवाद खत्म हो रहा है, लोगों के बीच से संवाद खत्म हो रहा है, लोगों के बीच से साझी संस्कृति खत्म हो रही है। तो बहुत कुछ खत्म हो रहा है। ये जो आखिरी प्रेम पत्र है, संभवतः ये जो संग्रह है, वो जो कविता जो है वो मनुष्य का सबसे जो त्रासद अनुभव है उसको बाहर आता है, आती है कविता आती है। तो कविता मनुष्य की एक ऐसी यात्रा है जिसमें निरंतर कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। तो जब तक आह की अनुभूति नहीं होगी, जब तक अंदर से करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, कविता नहीं लिखी जा सकती। तो जब मैं बहुत कारुणिक क्षणों में होती हूँ तब मैं कविता लिखती हूँ, और जब मैं बहुत बौद्धिक क्षणों में होती हूँ तो कहानी लिखती हूँ। यानी कह सकते हैं कि दर्द ही सृजन का पहला। बिल्कुल। बिना देखिए आप बहुत खुश रहेंगे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, सब कुछ सामान्य चल रहा है, आपके अंदर कोई ऐसी अनुभूति नहीं है, किसी को दुखी देखकर दुख नहीं आ रहा है, किसी के किसी की खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं, किसी के दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं, किसी पशु पक्षी के प्रति अनुराग का भाव नहीं है, तो आप क्या सृजन करेंगे। आप खुश हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाते पीते ख़त्म हो जाएंगे। कुछ जो संवेदनशील लोग होते हैं वो एक दृष्टि विकसित करते हैं, जब वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं
फिर वो उनको दर्ज करते हैं अपने लेखन में। तो लेखन एक ऐसी यात्रा है। मैं अभी डॉक्टर मिथिलेश को मैंने दिखाया अपने आप को, मुझे सिर में दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने पूछा मुझसे, आप किस चीज़ का स्ट्रेस लेती हैं, क्या दिक्कत है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या फिर किस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हैं? मैंने कहा मेरे पात्र मुझे सोने नहीं देते हैं जब तक परकाया प्रवेश नहीं करते हैं। सुनो कबीर, लिखना मतलब इतना मुश्किल टास्क था फेकू के चरित्र को और उस्मान के चरित्र को, क्योंकि जब तक हम जीते नहीं तब तक उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं, जैसे मूर्तियों में लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जब हमारे यहाँ पूजा उपासना होती है, ठीक उसी तरह लेखक अपने पात्रों में प्राण प्रतिष्ठा करता है, वो खुद उसमें समाता है। और जब तक हम परकाया प्रवेश नहीं करते हैं हम उसमें जान नहीं डाल सकते, उस चरित्र को जीवंत नहीं बना सकते। तो उसका जो सुख दुख होता है वो भी हमारा सुख दुख हो जाता है। तो जब मैं कुछ लिख रही होती हूँ वो पात्र मुझे इतना बेचैन करते हैं कि मैं अनिद्रा की शिकार हो जाती हूँ। जगाते रहते हैं और फिर माइग्रेन शुरू हो जाता है। लेखन एक यात्रा है, 7 पड़ाव इस यात्रा के अब तक हो चुके हैं, 7 किताबें आ चुकी हैं और सुनो कबीर आखिरी कृति थी। इसके बाद भविष्य में क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है? मैंने कुछ भी बहुत प्रायोजित ढंग से नहीं लिखा वसीम भाई, क्योंकि जीवन मुझे इतना समय नहीं देता है, जो जीवन की जद्दोजहद है कि मैं कुछ प्रोजेक्ट करके लिख सकूं। वर्तमान में किस पे काम चल रहा है? अभी कुछ कहानियाँ लिखी हैं, कुछ कविताएं हैं और एक इस समय संपादन का कार्य कर रही हूँ। स्त्री लेखन में जो स्त्रियों ने लिखा उसमें धर्म और राजनीति कितना है, तो धर्म और राजनीति पर केंद्रित कहानियों का एक मैं संकलन तैयार कर रही हूँ। मेरे संपादन में वो किताब 2 खंडों में आ रही है, बड़ा सुखद है। मेरे पास 70 कहानियाँ आई और उसमें 50 कहानियाँ मुझे इतनी शानदार मिली कि आपको 2 खंडों में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। चलिए, अभी से उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और वैसे भी जब आप लिखती हैं तो लोग इंतज़ार करते ही रहते हैं कि कब आए वो प्रतियाँ। अच्छा, एक लेखिका के तौर पे मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक लेखिका के तौर पे अपने अलावा आपने किन लेखिकाओं को या लेखकों को देखा है अपनी ज़िंदगी में जिन्हें देखने के बाद आपको लगता है कि इनके लेखन का जो उत्कर्ष है मुझे उसको छूना है? प्रतियोगिता लेखन में नहीं होती है और होगा ना कि जिसे हम देख के लगता है किसी से हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लेखन दरअसल कंपटीशन है ही नहीं। अगर लेखक कंपटीशन में उतर जाएगा तो फिर वो प्रतियोगी परीक्षा देने लगेगा, उसका जो लेखन है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेखक किसी भी नाम इनाम किसी भी प्रतिस्पर्धा से जब तक दूर नहीं रहेगा वो मौलिक लेखन नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये। बाकी जो प्रभावित किया मुझे समग्र स्त्री लेखन ने प्रभावित किया। मुझे याद है कि मैंने अनामिका जी की बहुत सारी कविताएं हंस में पढ़ी। वो दौर था स्त्री लेखन का जिसमें लगातार ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, सविता सिंह, गगन गिल, अनामिका जी, अजंता देव, ये अर्चना वर्मा, ये हमारी जितनी भी वरिष्ठ लेखिकाएं हैं, इनको मैंने पढ़ के एक तमीज़ सीखी है कि स्त्रियां कितनी बेबाकी से और कितनी हिम्मत से लिखती हैं। लिखना एक हिम्मत की बात है और ख़ास तौर पे सच को लिखना, क्योंकि कई बार तो स्त्रियां अपने ही लोगों के विरुद्ध लिखती हैं और वो उनका विरोध दर्ज करती हैं। तो एक बहुत ही हिम्मत का काम है और मैंने अपनी परंपरा से ग्रहण किया, उनसे मैंने सीखा। मैं वर्तमान में भी निरंतर उन लोगों को पढ़ती रहती हूँ, उनकी कोई किताब नहीं आती है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। और अपनी परंपरा को बिना पढ़े कोई भी सजग लेखन नहीं कर सकता। आपको अपने समय में क्या लिखा जा रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, अपनी परंपरा की समझ होनी चाहिए, तब कहीं जा कर के आप एक मुकम्मल लेखक बनते हैं। बिना परंपरा को जाने, बिना परंपरा को पढ़े, बिना अपने भाषा के साहित्य की यात्रा को जाने आप उदात्त लेखन नहीं कर सकते। चलिए, चलते चलते आपकी कोई कविता हो जाए। मैं आज आपको एक कविता सुना रही हूँ। इस कविता को जो है सेतु कविता पुरस्कार मिला था, विश्व स्तर पे एक प्रतियोगिता कराती है। अच्छा। उसमें तुम युद्ध चाहते हो मैं शांति, तुम युद्ध चाहते हो मैं शांति, तुम चाहते हो धरती का रंग बदल जाए, हो जाए रक्तिम, चाहते हो नदियाँ हो जाएं लाल, चाहते हो पक्षियों को बेदखल करना जबकि वे उड़ते हैं बेखौफ इस देश से उस देश।
चाहते हो हवाओं को बांधना, चाहते हो मुट्ठी में कैद करना चांद और सूरज, चाहते हो आकाश की छतरी बदल दे रंग आसमानी हो उठे लाल, चाहते हो सागर उमड़ आए चौखट तक डुबो दे धरती, तुम युद्ध चाहते हो मैं शांति। क्या बात। तुम्हें सीमाएं पसंद है मुझे गीत, इसलिए चाहती हूँ बचे रहे गीत बंजारों के, चाहती हूँ आए खत सरहदों से बेखौफ प्रेमियों के, चाहती हूँ मेरे बाग की बुलबुल गा आए बसंत गीत उनके पतझड़ में, और आए मेरे देश उनकी कोयल लेकर सावन का संदेश। तुम सहेजना चाहते हो रक्तिम लाल रंग, मैं बचा लेना चाहती हूँ प्रेम का गुलाबी रंग, तुम युद्ध चाहते हो मैं शांति। हम औरतें चाहती हैं बचा रहे आँखों में अंजन, कि मनमीत चाहता है आँखों में प्रेम। तुम चाहते हो हर आँख में खौफ और नफ़रत के बीज वो आते हो सरहदों पे, सरहदें बांटती रहीं दिलों को, इसलिए मैं चाहती हूँ सीमांत, तुम युद्ध चाहते हो मैं शांति। क्या बात। वह जो पड़े हैं लहू लुहान जो चित्कार रहे हैं, वे औरतें जो तोड़ रही हैं चूड़ियाँ, जिनकी धोई जा रही है जबरन मांग, जिसके गर्भ में पल रहा शिशु जन्म से पूर्व हो गया वंचित पिता के स्नेह से, जिसकी माँ रोती मरेगी आखिरी सांस तक, जिन्हें बांट दिया तुमने कौमों में जबकि सबका खून लाल था, सभी लेते थे सांस, खाते थे एक ही अनाज। सूरज नहीं बटा, चाँद तारे डटे रहे, हवा बहती रही बेधड़क, तुमने रोक दिया नदियों का पानी, शायद सिल दो पक्षियों के पंख राष्ट्र ध्वजों में, नफ़रत की टोकरी में भर दो जज्बात, लड़कियों से छीन लो प्रेम करने का अधिकार, पर जान लो हम जब तक रहेंगे धरती पर, अबोले हर्फ लिए गोद में, सहेजते रहेंगे प्रेम कि आता रहेगा यौवन बार बार धरती पर, कि नदियाँ इठलाती बलखाती आती जाती रहेंगी इस देश से उस देश, कि हवा में बंधे चले आएंगे प्रेम पत्र, कि माएँ मांगती रहेंगी पहाड़ों से दुआ, कि अटल रहे बेटों का जीवन। सरहदों पर रो पाएगी एक पेड़ लैला, कि मजनू गाए बैठकर कुछ प्रेम गीत उसकी छाया में, बचे रहें लोग, बचा रहे जीवन, बचा रहे हर आँख में पानी, इसलिए मैं चाहती हूँ प्रेम करना, तुम युद्ध चाहते हो मैं शांति। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुखद है आपसे बात करना, बहुत अच्छा लगा। एक लेखक दुनिया में कहीं भी चला जाए वसीम भाई, उसे जब अपनी धरती से एक स्नेह एक सम्मान मिलता है तो वो सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।